28 जून 2025 को पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में हमला हुआ। इसमें पाकिस्तानी सेना के 13 सैनिक मारे गए। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी किया और ठीकरा भारत के सर पर फोड़ दिया। कहा भारत ही इस हमले के लिए जिम्मेदार है। बिना किसी सबूत पाकिस्तान ने भारत का नाम अपने यहाँ की आंतरिक समस्या में घसीटने की कोशिश की थी। जानते हैं भारत ने तब क्या किया था। विदेश मंत्रालय ने 29 जून को 2 लाइन का एक तल्ख बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, We have seen an official statement by the Pakistani army seeking to blame India for the attack in Waziristan on 28 June. We reject the statement with the contempt it deserves. भारत ने पाकिस्तान के बयान का सिर्फ खंडन नहीं किया, बयान का कीवर्ड था कंटेम्प्ट। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का बयान ओछा है, इस लायक नहीं है कि भारत 2 लाइन से ज्यादा उस पर खर्च करे। बीते कुछ समय में भारतीय विदेश मंत्रालय की भाषा बहुत बदली है। एक वक्त विदेश मंत्रालय के बयानों का मतलब खोज कर निकालना पड़ता था। अब एक तरह की स्पष्टता है। संयमित और नपे तुले बयान अब भी आते हैं, लेकिन बीच बीच में 29 जून जैसे बयान भी मिल जाते हैं। इन्हें देखकर डॉक्टर जयशंकर के वो बयान याद आते हैं जो उन्होंने अपने कितनी ही यूरोप यात्राओं पर दिए। पत्रकारों ने जब जब रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को घेरने की कोशिश की, डॉक्टर जयशंकर ने उन्हें ऐसा लपेटा कि एक ही बार में इतिहास, कूटनीति और नेशनल इंटरेस्ट समझ में आने लगा। क्या शानदार लाइन थी कि यूरोप को उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। डॉक्टर जयशंकर के ऐसे बयानों की क्लिप काटकर वायरल होती रहती है और इनके अंत में धड़म धड़ाम का म्यूजिक लगता है और जयशंकर की आंखें लाल लेजर हो जाती है। लेकिन इसी तेल खरीद को लेकर जब डोनाल्ड ट्रंप अनर्गल बातें लिखते हैं, भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहते हैं, मनमाना टैरिफ लगाते हैं, तो ना विदेश मंत्रालय, ना डॉक्टर जयशंकर और ना डॉक्टर जयशंकर की आंख को लेजर बनाने वाले मीमर कुछ कह पा रहे हैं। कुछ ही घंटों के अंदर ट्रंप ने 3 बार भारत को लेकर ऐसी भाषा में पोस्ट लिखे हैं जो ना सिर्फ अनडिप्लोमैटिक है बल्कि अनर्गल भी है। कह रहे हैं रूस के साथ डूबना है तो डूब मरो। भारत को चिढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हमें तेल बेचेंगे। ये सब टैरिफ टॉक्स के साथ साथ उसी रूस से तेल खरीदने की बात पर हो रहा है जिसका बचाव डॉक्टर जयशंकर करते थे तो उस आंख में लेजर लग जाता था। लेकिन अब सन्नाटा पसरा हुआ है। आखिर क्यों एक सनकी आदमी ने भारत को इस हालत में ला खड़ा किया है कि हम अमेरिका को जवाब दे नहीं पा रहे थे विद द कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स। इसी का जवाब हम खोजेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं रिया हूं और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। 30 जुलाई की शाम ढलते ढलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फरमान सुना दिया। फरमान ये कि अमेरिका में माल भेजने पर भारत को 25% टैक्स देना होगा। शाम 5:39 पर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, भारत हमारा दोस्त है लेकिन हमारा उनके साथ व्यापार कम रहा क्योंकि उनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। उनके व्यापार को लेकर नियम भी बहुत सख्त हैं। साथ ही वो ज्यादातर हथियार रूस से खरीदते हैं और रूस के सबसे बड़े एनर्जी खरीदारों में से एक है, वो भी तब जब दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा रोके। ये सब ठीक नहीं है, इसलिए 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ और ऊपर बताई बातों के लिए अलग से पेनल्टी भी देनी होगी। इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। पहला बम तो ट्रंप ने पुतिन के कारण भारत पर फोड़ दिया। ट्रंप के इस फैसले के जवाब में विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया और उसमें लिखा गया, सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत अमेरिका व्यापार वाला बयान सुना है और अब ये देख रही है कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। पिछले कुछ महीनों से ही भारत और अमेरिका मिलकर एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो दोनों देशों के लिए ठीक हो और फायदा दे। हम इस काम में लगे हुए हैं। सरकार को अपने किसानों, बिजनेस करने वालों और छोटे मोटे कारोबारियों के लिए यानी कि MSMEs की चिंता है और उनकी भलाई के लिए वो पूरी मेहनत कर रही है। हम अपने देश के हितों की रक्षा के लिए जो भी करना पड़ेगा हम वो करेंगे, जैसा पहले हमने यूके के साथ नए व्यापार समझौते में किया था वैसा ही। इस बयान के बाद रात होते होते एक और खबर आ गई। खबर ये कि ट्रंप सरकार ने भारत की 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कंपनियों का कसूर क्या है? इन्होंने ईरान से तेल और पेट्रोकेमिकल सामान का बिजनेस किया जो अमेरिका के नियमों के खिलाफ है। अमेरिका का कहना यह है कि ईरान इस व्यापार से कमाए पैसे से मिडिल ईस्ट में अशांति फैलाता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अपने लोगों पर जुल्म करता है। ट्रंप ने 20 ऐसी कंपनियों पर बैन लगाया जिनमें से 6 भारत से हैं। बाकी कंपनियां UAE, तुर्की और इंडोनेशिया से हैं।
कौन सी कंपनियां हैं ये, इन कंपनियों को क्या नुकसान होगा, वो आपको जरा बता देते हैं। इन कंपनियों के नाम कुछ इस तरह है: अल्केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, जुपिटर डाइकेम प्राइवेट लिमिटेड, रमणीक लाल एस गोसालिया एंड कंपनी, परसिस्टेंट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड और कंचन पॉलीमर्स। ये उन 6 कंपनियों के नाम है जिन्हें ट्रंप ने बैन किया है। ये कंपनियां ज्यादा फेमस नहीं है और ना ही शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, लेकिन ये दवाइयां, प्लास्टिक, कपड़ा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे बिजनेस की सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा है। एक एक करके इन कंपनियों के बारे में जान लेते हैं, क्या इनको नुकसान होगा। पहली कंपनी जैसे कि है अल्केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी मुंबई से काम करती है और भारत में छोटी बड़ी केमिकल कंपनियों को सामान सप्लाई करती है। ये मेथनॉल, टोल्यूइन और पॉलीथीन जैसे इंडस्ट्रियल केमिकल्स का बिजनेस करती है और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल पेंट, रबर्स बनाने के लिए किया जाता है। अमेरिका का कहना है कि उस कंपनी ने पिछले 1 साल में ईरान से $84 मिलियन, यानी कि भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 700 करोड़ रुपए का सामान खरीदा है। अब ये कंपनी अमेरिका में सीधा बिजनेस नहीं करती, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरनेशनल बिजनेस में डॉलर शिपिंग कंपनियों और इंश्योरेंस कंपनियां शामिल होती हैं। अमेरिका के इन प्रतिबंधों के कारण ये सुविधाएं बंद हो सकती हैं, जिससे कंपनी को पैसा और सामान दोनों की सप्लाई में दिक्कत होगी। दूसरी कंपनी है ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, गुजरात। 2023 में शुरू हुई ये कंपनी गुजरात से प्लास्टिक और कोटिंग्स के लिए मेथनॉल जैसे केमिकल्स का बिजनेस करती है। इसने $51 मिलियन, यानी कि भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 425 करोड़ रुपए का ईरानी मेथनॉल खरीदा। ये कंपनी सी रूट और फॉरेन सप्लाई पर निर्भर करती है और अब वेस्ट की कंपनियां इसके साथ काम बंद कर सकती हैं, जिसका इसके व्यापार पर असर पड़ेगा। तीसरी कंपनी है जुपिटर डाइकेम प्राइवेट लिमिटेड। ये पुरानी और जानी मानी कंपनी केमिकल, सॉल्वेंट्स और बाकी सामान को सप्लाई करती है। जनवरी 2024 से जनवरी 2025 के बीच इसने भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 410 करोड़ रुपए का ईरानी टोल्यूइन खरीदा। कंपनी पहले से ही दुनिया के कई देशों में बिजनेस करती आ रही है और इसलिए यह भी मुमकिन है कि वो अमेरिकी डॉलर से जुड़े सिस्टम से भी जुड़ी हो। अब कंपनी पर बैन लगने के बाद उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि विदेशों से सामान मंगवाना या फिर भिजवाना, फाइनेंस जैसी बड़ी चीजें जो है, शिपिंग कंपनियों के नेटवर्क में काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये सब अमेरिकी नियमों का पालन करती आई है। चौथी कंपनी है रमणीक लाल एस गोसालिया एंड कंपनी। ये एक पुरानी परिवार के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी है जो दशकों से मुंबई में केमिकल्स का बिजनेस करती आ रही है। इसने $22 मिलियन, यानी कि लगभग 185 करोड़ रुपए का ईरानी मेथनॉल और टोल्यूइन खरीदा है। ये छोटी कंपनी है, लेकिन इसके पुराने रिश्ते जो हैं वो बाकी देशों की कंपनियों से बने हैं जो खतरे में पड़ सकते हैं। वेस्ट और एशिया के बिजनेस पार्टनर्स इनके साथ बिजनेस भी बंद कर सकते हैं। पांचवी कंपनी है परसिस्टेंट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी मिडिल ईस्ट के देशों के जरिए केमिकल का बिजनेस करती है और इसने यूएई की एक कंपनी बाब अल बाशरा ट्रेडिंग एलएलसी के जरिए $14 मिलियन, यानी कि लगभग 117 करोड़ रुपए का ईरानी सामान खरीदा। अब यूएई की इस कंपनी को भी अमेरिका ने बैन कर दिया है। अब ये गल्फ कंट्रीज के साथ बिजनेस करती हैं और इस पर और निगरानी रखी जाएगी। छठी और आखिरी कंपनी है कंचन पॉलीमर्स। ये सबसे छोटी कंपनी है जो प्लास्टिक मोल्डिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलीथीन जैसे केमिकल्स का बिजनेस करती है। इसने यूएई की तनाइस ट्रेडिंग के जरिए लगभग 11 करोड़ रुपए का ईरानी पॉलीथीन खरीदा। इस कंपनी के बिजनेस पर भी बाकी कंपनियों की तरह असर पड़ सकता है। दिक्कत वही है कि ये अमेरिकी कंपनियों के साथ बिजनेस नहीं करती, लेकिन अमेरिका के नियमों का पालन करती हैं। ये नियम तय करता है ओफैक, यानी कि ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल। ये अमेरिका का एक सरकारी डिपार्टमेंट है जो ये तय करेगा कि किस देश, कंपनी या फिर व्यक्ति के साथ अमेरिका या अमेरिकी कंपनियां बिजनेस कर सकती हैं और किसके साथ नहीं। ये भी ये तय करेगा कि अमेरिका से जुड़ी कोई भी कंपनी, बैंक या व्यक्ति उन प्रतिबंधित लोगों या कंपनियों से लेन देन ना करे। अगर ओएफएसी ने किसी भारतीय कंपनी पर बैन लगा दिया तो कोई अमेरिकी बैंक उससे ना तो पैसा देगा, ना ही कोई अमेरिकी कंपनी उससे कोई सामान खरीदेगी। यहाँ तक कि दुनिया की कई बड़ी शिपिंग कंपनियां भी उसके साथ काम करने से मना कर देंगी, क्योंकि वो भी अमेरिकी नियमों का पालन करती हैं और अमेरिका को दुश्मन भला कौन ही बनाना चाहेगा। ये है वो कंपनियां जिन्हें ट्रंप ने बैन किया है। इस अनाउंसमेंट के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ डील का भी ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ट्रंप ने लिखा, हमने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है जिसके जरिए हम मिलकर ऑयल रिजर्व्स पर काम करेंगे। हम अभी ये तय कर रहे हैं कि कौन सी अमेरिकी तेल कंपनी इस साझेदारी को लीड करेगी। कौन जानता है, शायद एक दिन वो भारत को भी तेल बेचे। ट्रंप ने यहाँ डील का ऐलान किया, वहाँ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ट्रंप को थैंक यू बोल दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शहबाज शरीफ ने लिखा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप को
दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नेतृत्व करके ऐतिहासिक अमेरिका पाकिस्तान व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया, जो कल रात वॉशिंगटन में दोनों पक्षों ने मिलकर पूरा किया। ये खास समझौता हमारी बढ़ती दोस्ती को और मजबूत करेगा और आने वाले दिनों में हमारी साझेदारी को नए मुकाम तक ले जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के सबसे बड़े बाजार भारत के साथ जो डील हो नहीं पा रही, वो कर्जे पर जी रहे पाकिस्तान के साथ कैसे हो जा रही है। तो जवाब ये है कि आसिम मुनीर का ट्रंप के साथ लंच और ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करना, दोनों ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत काम आई हैं। कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने अपने 17,000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो बिजनेस के लिए ट्रंप परिवार से जुड़ी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से करार किया। इसके बाद पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस लंच के लिए गए और एक ही हफ्ते पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। और देखिए, कल ही पाकिस्तान के साथ ट्रंप ने डील का ऐलान भी कर दिया। ये बताता है कि ट्रंप किस तरह घूस लेकर सौदा कर रहे हैं और पाकिस्तान ने इसी शॉर्ट रूट पर चलकर डील भी कर ली है। खैर, वापस भारत पर लगे टैरिफ पर आए तो ट्रंप ने इसका बिल रूस के नाम पर फाड़ा। 28 जुलाई को रूस के एक्स प्रेसिडेंट दमित्री मेदवेदेव ने एक्स पर ट्रंप को ही वार्निंग देते हुए लिखा कि ट्रंप रूस के साथ ही अल्टीमेटम गेम खेल रहा है, लेकिन ट्रंप को याद रहे कि रूस ईरान या इजराइल नहीं है और हर ये अल्टीमेटम देकर ट्रंप वॉर को न्योता दे रहे हैं, हमसे नहीं बल्कि अपने ही देश से। इसका भी रिप्लाई ट्रंप ने आज यानी 31 जुलाई को ट्रूथ प्लेटफॉर्म पर दिया। ट्रंप ने लिखा, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो अपनी कमज़ोर इकॉनमी को एक साथ डुबो सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा भारत के साथ बहुत कम व्यापार है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा में से एक। उसी तरह रूस और अमेरिका के बीच भी लगभग कोई व्यापार नहीं है, इसे ऐसे ही रखें। और मेदवेदेव, जो रूस का असफल पूर्व राष्ट्रपति है और अब भी खुद को राष्ट्रपति समझता है, उसे कहें कि वो अपने शब्दों पर ज़रा ध्यान दे, वो बहुत खतरनाक रास्ते पर जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं वो पिछले 12 घंटों में ट्रंप ने की है। ट्रंप के इस टैरिफ के कारण भारत के शेयर मार्केट पर भी अच्छा खासा असर पड़ा। आईटी, फार्मा, पीएसयू बैंक, निफ्टी रियल्टी और कंज्यूमर सेक्टर्स को ट्रंप टैरिफ से तगड़ा झटका लगा। सबसे ज़्यादा गिरावट ऑयल्स एंड गैस सेक्टर्स में देखी गई। लेकिन अगर आपको लगता है कि ट्रंप टैरिफ से अमेरिका की इकॉनमी को बेहतर करना चाहते हैं और ये एक लौती वजह है जिसकी वजह से उन्होंने टैरिफ वॉर छेड़ी है, तो शायद आप मुगालते में हैं। इसका सबूत आप खुद ट्रंप के पोस्ट में ही देख लीजिए। ट्रंप ने कनाडा के लिए ये कहा है कि क्योंकि कनाडा ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है, अब उनके साथ कोई भी ट्रेड डील करना मुश्किल होगा। दूसरी पोस्ट में वो लिखते हैं कि साउथ कोरिया पर हमने 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है, लेकिन साउथ कोरिया के अधिकारियों का कहना है कि वो हमसे एक बहुत अच्छी डील करना चाहते हैं, ऐसी डील जिससे हम उन पर लगे टैरिफ कम कर देंगे। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने टैरिफ की आड़ में अपने राजनीतिक हित साधने या फिर अपनी अड़ी मनवाने की कोशिश की हो। इससे पहले भी वो ऐसा ब्राजील के साथ कर चुके हैं, जब उन्होंने 50% टैरिफ लगाने की बात की थी और कहा था कि मेरे लड़के बोल्सोनारो को परेशान करना बंद कर दो। बोल्सोनारो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं, ट्रंप के करीबी भी हैं। उन पर ब्राजील में लूला डी सिल्वा की सरकार का तख्ता पलट करने के आरोप लगे हैं। उसी मामले में केस भी चल रहा है और इसी तरह की आशंका भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी सुनी जा रही है। रिपोर्ट्स कह रही है कि ट्रंप भारत से कुछ डिफेंस डील करवाना चाह रहे हैं, इसलिए टैरिफ की आड़ में भारत को धमकी देते आ रहे हैं। फिर भी यह है कि अमेरिका बहुत लंबे समय से भारत के डेयरी और खेती के सेक्टर में घुसना चाह रहा है, जिसके लिए भारत तैयार नहीं हुआ है। तो ट्रंप ने फिर दूसरी डील्स भारत पर लादनी चाहिए, जो करना भारत के लिए आसान नहीं है। अब ट्रंप के इस टैरिफ लगाने की वजह से आज क्या असर हो रहा है? ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने के कारण सुबह भारत का शेयर मार्केट डाउन रहा और शेयर मार्केट में उन कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली जो 1 अगस्त से लागू होने वाले टैरिफ से जुड़े हुए हैं। इनमें कपड़ा, तेल, ऑटो इंडस्ट्री जैसी कंपनियां शामिल है। हालांकि अब मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे बड़ा खतरा ही ट्रंप के द्वारा भारत के रूस से तेल और हथियार खरीदने पर लगाई गई पेनल्टी है। इससे बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के शेयरों की कुल वैल्यू में गिरावट आई है और टोटल मार्केट वैल्यू 5.5 लाख करोड़ रुपए कम होकर 453.35 लाख करोड़ रुपए पर आ गई है। लेकिन बंद होने से पहले मार्केट ने रिकवरी भी कर ली थी। अब आगे इसका क्या असर हो सकता है, इसके बारे में क्या कहना है? इकोनॉमिस्ट संजय माथुर और धीरज नीम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक आर्टिकल में बताते हैं कि अगर टैरिफ पूरे साल तक लगा रहा तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 6% से कम हो सकती है। ग्रोथ में 0.2% से 0.4% की कमी आ सकती है और इससे अनुमानित जीडीपी 6.1% पर आ जाएगी, जो कि आरबीआई के 6.5% और वित्त मंत्रालय के 6.3% से अनुमान के उससे कम है।
2024 से लेकर 25 की आखिरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रही थी, जो उम्मीद से काफी ज्यादा थी। लेकिन अब अप्रैल जून की तिमाही में ग्रोथ धीमी पड़ने की आशंका है। खुद आरबीआई ने ये जून में कहा था कि पहली तिमाही में ग्रोथ 6.5% तक आ सकती है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई का 6.5% वाला अनुमान थोड़ा ज्यादा आशावादी है। हालांकि आरबीआई ने महंगाई के काफी नीचे जाने के चलते ब्याज दरों में कटौती की है ताकि इकोनॉमी को फिर से रफ्तार मिल सके। लेकिन अब ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी इस रिकवरी में अड़चन बन सकती है। तो ये स्थिति है भारत की विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका जवाब अभी तो किसी के पास नजर नहीं आ रहा है। 1 अगस्त से टैरिफ लगने वाला है। इसे चुकाना तो अमेरिकी कंपनियों को ही है, लेकिन मार हिंदुस्तान में होगी। भारत सरकार क्या लेजर वाली आंखों से इसका जवाब दे पाएगी, या फिर 2 लाइन का जवाब देगी, विद द कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स, या फिर कुछ और रास्ता निकालेगी? ये हमें देखना होगा। ये है आज का राजदूत का एपिसोड। कैमरे के पीछे आयान। आप देखते रहिए खबरगांव।